बताओ तो एक बार, आवाज क्लियर है बाबू? अरे एक बार एस या नो बता दो, हो गया कि नहीं हुआ है? एस या नो बता दो। अब मस्त है सर जी, चलो ठीक ठाक है। ओके, थैंक यू, स्वागत है आपका। और सही है, और बहुत कल ही से हम परेशान हो गए थे, लाइव क्लास। अब ठीक है, कैमरा मस्त हो गया। और हम स्टार्ट करते हैं आज की करवा। इतना लेट होने के लिए आई एम सॉरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जी सर, ओके। चलो पहला क्वेश्चन देखो, साइंस का है और आज भर आप कल से देखो तो एकदम रेगुलर तुम्हारा जैसा सिलेबस चल रहा था वैसा ही चलेगा। आज भर ये साइंस क्लासेस चलेगा, समझ पा रहे हो? आज भर, केवल आज भर। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे पुनः अपने ओरिजिनल हेडिंग, जो इतिहास, जो हिस्ट्री जो स्टार्ट कर रहे थे, दूसरा 2 पार्ट खत्म हो गया, तीसरा पार्ट हिंद चिन्ह में राजभर कल से करेंगे। लेकिन आज भर ये बता दिया जाएगा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को सब में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना? अपना आइडिया बताना, अपना सब कुछ बता देना ना, कितना आ रहा है कितना नहीं आता है। पहले बताओ, मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? किसी को पता है? मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके आंसर क्या बताओगे? क्या बता रहे हो? और ये हो जाएगा 23 जोड़ा। कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। देखो ऐसे भी देखो तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। और नहीं होगा का क्लियर? अरे अब हो गया होगा। 23 जोड़ा पूछे तो 23, अगर टोटल पूछे तो 46। बताओ इसमें से एक जोड़ा ऐसा होता है जो ऑटोक्रोमोसोम कहलाता है। चलो मनुष्य में देखोगे, मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में 46 होता है, मतलब 23 जोड़ा। अब 23 जोड़ा में से देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र में से कितना गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं? लिंग मानो तो मनुष्य के जो लिंग होता है ना, लिंग का निर्धारण कितना जोड़ा गुणसूत्र करता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य के लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बोलो। पहला ले लो, ऑप्शन ए में ले लो 1 जोड़ा, ठीक है। बी में ले लो 22 जोड़ा। बताना ये होगा कि मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। वीडियो रुक के चल रहा है, अरे होता है। कितना जोड़ा होता है? वीडियो रुक के चल रहा, अभी ठीक नहीं होगा। अब ठीक होगा। तो लिंग के निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्रों की संख्या होता है ना, वो होता है अमूमन 1 जोड़ा। अब 22 जोड़ा जो गुणसूत्र सेम होता है ना, उसका नाम होता है ना, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो सेम होता है, बाईस जोड़ा गुणसूत्र सेम होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। चलो यहाँ देखो, निम्नांकित में से कौन से एक लिंगीय पादप का उदाहरण है? एक लिंगीय समझ रहे हो, एक लिंगीय बहुलिंगीय। बायोलॉजी में एगो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक लिंगीय जीव कौन होता है, बहुलिंगीय जीव कौन होता है? ये याद रखना, 1 नंबर में 2 नंबर में आता रहता है। एक लिंगीय जीव, सबसे पहले बताओगे एक लिंगीय जीव होता क्या है? एक लिंगीय जीव, एक होता बहुलिंगीय कहो चाहे द्विलिंगीय, इस द्विलिंगीय या उभयलिंगीय कहते हैं। द्विलिंगीय या इसी को उभयलिंगीय भी कहते हैं, उभयलिंगीय। देखो मनुष्य तो एक लिंगीय जीव होता है। मनुष्य कौन सा जीव होता है, किसे पता है? मनुष्य होता है एक लिंगीय जीव। कौन होता है? सर आपका 5G ना है। अरे 5G का 4 की सब कुछ बात रिव्यू ऐसा बा कि हम का कहीं कहते हैं। अब ठीक होगा, अब देखना, अब सही लगो कहाँ
अब ठीक होगा, ठीक होगा, अब सही है, सुधर गया। एक लिंगीय जीव वो होता है जिसमें एक जीव में एक एक लिंग पाया जाता है, उसे हम एक लिंगीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य देखो, मर्द देखो, मतलब कोई औरत देखो, कोई पुरुष देखो, तो एक मनुष्य में एक एक लिंग होता है। यदि पुरुष होगा तो केवल पुरुष का लिंग होगा, महिला है तो केवल महिला का लिंग होगा। लेकिन उसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लिंग होता है। जैसे दोनों लिंग होता है, बताओ कौन एक लिंगीय जीव है? देखो एक लिंगीय जीव में कौन आता है? पपीता तो द्विलिंगीय जीव में आता है। गुड़हल, सरसों, मटर, इसमें बताओ कौन एक लिंगीय? जैसे पपीता में देखो ना, पपीता एक लिंगीय जीव में आता है। पपीता कौन लिंगीय जीव होता है? पपीता एक लिंगीय जीव में होता है। एक लिंगीय मतलब एक पपीता के पौधा में केवल एक एक लिंग होता है, ना तो नर होगा नहीं तो मादा होगा। याद रखना, महिला और पुरुष के जैसा काम करता है, ठीक ना। बहुत सुंदर है, संपन्न वाक्य है। धीरे धीरे आ जाएगा मजा। एक लिंगीय जीव में कौन होता है? पपीता। पपीता में केवल एक नर या मादा होता है। बाकी देखो सरसों में मेल फीमेल दोनों का गुण होता है, इसलिए बहुलिंगीय जीव है। और गुड़हल भी बहुलिंगीय जीव है, मतलब द्विलिंगीय। अब मटर में भी एक मटर के पौधा देखोगे ना, तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिला जुला रहता है, इसलिए उसे हम कहेंगे द्विलिंगीय। तो देखो हई अहई अहई है कौन? द्विलिंगीय। और ये चला जाता है, पपीता चला जाता है एक लिंगीय जीव में। तो एक लिंगीय जीव, बहुलिंगीय जीव ऐसे पूछेगा तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये को जाते जाते वो आंसर बताओ तो बताओ, केंचुआ कौन सा जीव है? केंचुआ परीक्षा में पूछेगा, सबसे ज्यादा बार तो यही पूछ दिया है। केंचुआ किस प्रकार के जीव है? केंचुआ किस प्रकार के लिंगीय जीव है? किस प्रकार के लिंगीय जीव है? लिंगीय जीव है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता पा रहा है। केंचुआ किस प्रकार के लिंगीय जीव में आता है? एक लिंगीय होता है। केंचुआ पूछा जा रहा है, तो केंचुआ नहीं बता पाओगे? बताओ तो केंचुआ किस प्रकार के लिंगीय जीव होता है? क्या बताओगे? एक लिंगीय है। केंचुआ किस प्रकार के लिंगीय जीव में आता है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? बादल, अंडाशय, अंडक, परागकण। देखो पराग कोश क्या होता है? पुष्प में देखो ना, पुष्प के अगर पुष्प की बात किया जाए तो पुष्प में हम बता दें आपको, एगो पुष्प में बात करोगे ना, तो एगो पुष्प में बाबू नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होता है। कौन होता है? नर युग्मक मादा युग्मक दोनों होता है। तो इसमें जो होता है पुंकेसर वाला भाग होता है, पुंकेसर। पुंकेसर में ही परागकोश होता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। याद रखना, परागकोश किस में पाया जाता है? परागकण में पाया जाता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है, ऐसा आंसर सही है। परागकोश में परागकण पाया जाता है। उभयलिंगीय केंचुआ कौन सा जीव है? उभयलिंगीय। हाँ, ये बात सही है। देखो केंचुआ जो होता है ना, केंचुआ उभयलिंगीय जीव होता है। केंचुआ में नर और नारी दोनों का लिंग पाया जाता है। केंचुआ में नर और नारी दोनों का लिंग पाया जाता है, इसलिए उभयलिंगीय जीव है। और परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। दूसरा बात बताओ, परागकोश में परागकण होता है जायांग, एक होता है उमंग। इसमें बताओ कौन मादा जनन अंग है और कौन नर जनन अंग है? मतलब जायांग किस प्रकार के जनन अंग है और उमंग किस प्रकार के जनन अंग है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि जायांग किस प्रकार के जनन अंग है और उमंग किस प्रकार के जनन अंग है। दोनों का दोनों बताओगे। तो जायांग होता है स्त्री, मतलब मादा जनन अंग। क्या होता है? मादा। तो पौधा के अंदर जो पाए जाने वाला जो मादा गुण होता है ना, वो जायांग होता है। और पौधा के अंदर पाए जाने वाले पुमंग गुण जो होता है वो नर जनन अंग होता है, नर। ठीक है। पुमंग होता है पुंकेसर में, और पुंकेसर में आता है परागकोश, और परागकोश के अंदर आता है परागकण। तो दोनों बात ये याद रखना। अंडाणु कहाँ से निकलता है? बोलो तो। नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलाकर अगर बात करोगे ना, अंडाणु कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर एकदम
लॉलीपॉप है, कोई भी बता सकता है अंडाणु कहाँ से निकलता है। अंडाणु परागकोश से नहीं निकलता है यार। अंडाणु देखो ना, तो महिला पुरुष जो होता है ना, पुरुष, और पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में होता है एगो अंडा, अंडा क्या नाम है, अंडाणु कहाँ से निकलता है तो बताओगे, अंडाशय। अभी अंडाशय से थोड़ी निकलता है, महिला के अंडाशय नहीं होता, पुरुष के। ये अंडाणु बोला है, अंडाणु किसका होता है, मादा का होता है। किसका होता है, मादा से। और मादा के एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक बायां पक्ष में, एक दायां पक्ष में 2 अंडाशय होता है, और अंडाशय से अंडाणु निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर रुकता है। अवरोध कहाँ होता है, रुकने का मतलब ये पूछा जाएगा ना सर, आप बायोलॉजी। अरे अली बाबू, आज पेपर तुम्हारा कैसे हुआ है बताओ ना एक बार। अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। दूसरा बात देखो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से सुनो, यहाँ से एक बेर में 3-4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, एक बेर 3-4 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले याद रखना अंडाशय है, अंडाशय से अंडा निकलता है। अंडाणु कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। दूसरा बात ये समझ लेना, दूसरा बात ये पूछोगे कि अंडा जाकर कहाँ रुकता है, तो अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नलिका दिख रहे हो ना, नलिका, इस नली का नाम है फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, 3 गो नाम होता है। तो अंडवाहिनी में अंडा आकर रुकेगा, इधर से शुक्राणु पुरुष का जाएगा और यहाँ जाकर निषेचन करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ये दुलरुआ क्वेश्चन है, ये सब आता रहता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, बोलो तो। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, हेलो। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो बताओगे, अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। इतना बात क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अलीराज एक क्वेश्चन बताओ, भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण मानो तो जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर जाइगोट बनता है, जीव जो पड़ जाता है, तो वो जीव गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में तो ही गर्भाशय है, इस गर्भाशय में विकास होता है। तो गर्भाशय में विकास होता है भ्रूण का, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। इसका आंसर गर्भाशय हो जाएगा। तो देखो, निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होता है। अंडाणु अंडाशय से निकलता है। अब भ्रूण का विकास गर्भाशय से होता है। और शुक्राणु को कहाँ से ग्रहण किया जाता है, योनि से। शुक्राणु को कहाँ से लिया जाता है, बोलो तो। शुक्राणु अगर पूछा जाए ना, शुक्राणु को कहाँ से ग्रहण किया जाता है, तो इसका आंसर तो नॉर्मल है, कोई बता सकता है बंदा। शुक्राणु कहाँ से लिया जाता है, क्या बताओगे। शुक्राणु कहाँ से ग्रहण किया जाता है, बताओ ना एक बार। सर आपका पेपर, आज का पेपर बहुत मस्त हुआ है, थैंक यू बाबू, ऐसा ही मेहनत करते रहो, मस्त होगा। आगे भी उम्मीद करते हैं। कल तुम्हारा मेन पेपर है, कल मेन पेपर है अली बाबू, अली है, तस्लीम है। कल अगर पेपर बढ़िया से निकाल दोगे, कल पेपर जो होगा ना, साइंस का पेपर है, कल बढ़िया से निकाल दोगे तो समझो 4 गो तो आज बीत गया, 4 गो, एक और बचा। अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो हमारे अली बाबू को केहू 450 में रखी। यहाँ देखो, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें तो कुटपाद होता नहीं। कुटपाद का मतलब होता है किसी एक कोशिकीय जीव के बाहर की जो चादर होता है, जिसके माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसको कुटपाद कहते हैं। जैसे अमीबा में होता है कुटपाद, कहाँ होता है, अमीबा में। तो अमीबा में देखो तो कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है, तो आपको तो तैयार रखना पड़ेगा। अमीबा होता है, अमीबा कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला है कि शीशन का ढांका होता है, शीशन ढांका होता है किससे, देखो शीशन जो होता है ना, शीशन जो पुरुष होते हैं, पुरुष, और पुरुष के जो अग्र वाला जो भाग होता है, पुरुष के आगे वाला जो भाग होता है, आगे वाला ही भाग होता है, तो इसके ऊपर एक चादर होता है। चादर मतलब, चादर का मतलब ये, मतलब चादर का मतलब क्या समझेगा, त्वचा, चाम, त्वचा। इस चादरवा को हम कहते हैं प्रीप्यूस, क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। तो इसका नाम याद रखना। जो शीशन होता है ना, शीशन, लिंग को शीशन कहते हैं। इस शीशन के ऊपर जो त्वचा होता है ना, उस त्वचा का नाम होता है बाबू प्रीप्यूस होता है। समझा कि नहीं समझा।
अमीबा बोल रहे, ठीक है। अगला देखो, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? देखो ये क्वेश्चन ऊपर बोल दिया गया है ना, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होते हैं? मुख्य भाग में, फंडस में, सर्विक्स में और योनि में। तो मुख्य भाग में गर्भाशय का विकास होता है। आगे पुष्प के नर भाग क्या होता है? पुष्प में देखोगे तो दो भाग होता है, एगो मादा भाग होता है, एगो नर भाग होता है। तब पुष्प के दो भाग होता है, एगो जायंग होता है, जायंग होता है, एक होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। याद रखना, जायंग और पुमंग। जायंग जो होता है स्त्री भाग होता है, नर भाग नहीं होता है। अब पुमंग होता है, नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है? नर भाग। नर मतलब मर्दाना वाला भाग। तो मर्दाना वाला भाग कौन होता है? पुमंग। आंसर क्या बताओगे? पुमंग इसका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर लगा दोगे पुमंग। अगला क्वेश्चन देखो, नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक कौन है? नर युग्मक, नर मतलब पुरुष, पुरुष के युग्मक कौन होता है? पुरुष के युग्मक अंडाणु देखोगे, अंडाणु तो मादा युग्मक होता है। पित्त पिंड ये तो सर्वाहारी होता है, निषेचन की प्रक्रिया में संपूर्ण नहीं करता है। विषाणु, वृषण देखेगा तो वृषण एक प्रकार के अंग होता है, शुक्राणु होता है। नर जनन अंग कौन होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। दोनों बतिए आपको याद रखना होगा। मादा युग्मक पूछे अंडाणु, नर युग्मक बोले शुक्राणु। आगे देखो, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। पौधा के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायंग। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो तो लैंगिक जनन अंग से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 अंतर 3-4 को बताते हैं, आप लिंक कर देना। सबसे पहले बताओगे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए अलग अलग नर और मादा की आवश्यकता होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है ना, नर और नारी दोनों मिलकर अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो कहोगे, जब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए, जैसे मान लो है संतान है, ठीक है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए नर और नारी दोनों की आवश्यकता पड़ता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आ जाओ अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहोगे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक। अलैंगिक में नर और नारी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो ऐसा ही ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे देखो अमीबा, अमीबा यौन संबंध नहीं बनाता है। अमीबा अपने जैसे बच्चा पैदा करने के लिए ऑटोमेटिक अपने शरीर को तोड़ लेता है। कहीं यौन संबंध किसी अमीबा बस नहीं करता है, अमीबा ऑटोमेटिक अपने शरीर को तोड़ लेता है। इस प्रकार इसे अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर नारी की बात करोगे, नर की बात करोगे, तो इन दोनों को जब तक मिलन नहीं होगा, यौन संबंध दोनों आदमी जब तक नहीं करेंगे, तब तक अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए लैंगिक में देखोगे 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, 2 जीव की आवश्यकता पड़ती है। इसे अगर बात किया जाए, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है। पापा जी क्या नाम रखे हो? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा है, रुक कर वीडियो आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, गांव में देखते करते वैसा ही होता है। वाईफाई बैठवाने के बाद भी यही हाल है। खैर कोई बात नहीं, देखते रहो, समझते रहो। अलैंगिक जनन में क्या कहोगे? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा अंतर बताओगे? दूसरा अंतर, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए लंबे समय तक की आवश्यकता पड़ता है, इसमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए लंबे समय तक की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो दोनों बातें याद रखना। आगे अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? बताओ तो। प्रोस्टेट ग्लैंड ये देखो ना, पुरुष में पाया जाता है। कहाँ? पुरुष। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सभी स्तनधारियों में, सिर्फ मादा स्तनधारियों में, सिर्फ नर स्तनधारियों में, सभी लोगों में। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड ना सिर्फ नर में पाया जाता है, नर मतलब पुरुष में होता है। कहाँ होता है? पुरुष में।
इसका आंसर क्या बताओगे? नर। नर में करता क्या है, एक प्रोटेस्ट ग्लैंड से देखो तो कुछ द्रव स्रावित होता है जो वीर्य बनाने में मदद करता है। वीर्य समझते हो? वीर्य मतलब शुक्राणु और भी देखो तो शुक्राशय द्रव, ये सब मिलकर तब जाकर वीर्य का निर्माण करता है जो संतान उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? केवल नर में पाया जाता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये भी देखो तो 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है, इसलिए आंसर याद रखना 2 नंबर 5 नंबर में आ सकता है। क्या किसी बंदे को पता स्वपरागण किसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखना ये परागण के प्रकार है। क्या है बाबू? परागण। पेड़ पौधों में परागण की प्रक्रिया होती है। कैसे प्रक्रिया होती है? परागण। जैसे देखो, अगर मनुष्य की बात करोगे ना, मनुष्य, तो मनुष्य में नर और नारी दोनों आपस में मिलेगा तो निषेचन की प्रक्रिया होता है। निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेगा क्या होगा? निषेचन होगा। उसी प्रकार पेड़ पौधा में भी निषेचन होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा में निषेचन होता है। अब हम समझाने के तौर पर बात करें तो पुरुष में क्या होता है? अगर हम पुरुष के उदाहरण की बात करें तो पुरुष में शुक्राणु होता है, महिला में क्या होती है? होता है अंडाणु होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधा में देखोगे, पेड़ पौधा में, तो पेड़ पौधा में शुक्राणु की जगह पराग कण होता है। पराग कण, याद रखना, पराग कण होता है। और अंडाणु की जगह क्या होता है? तो बताओ, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। ध्यान से सुनिएगा, अब इसी से लिंक कर लेना। पौधा में जो पुरुष का जो गुण होता है ना, वो पराग कण होता है, महिला वाला जो गुण होता है पौधों में, वो वर्तिकाग्र कहलाता है। अब देखो, इसी से परिभाषा लिंक कर लेना, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये है, जब किसी पौधा से पराग कण निकलकर दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण मतलब पराग कण और वर्तिकाग्र दोनों जब मिलता है ना, तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। जैसे महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में मिलता है तो उसे क्या कहते हो? निषेचन कहते हो ना, निषेचन कहते हो। उसी प्रकार अगर हम पेड़ पौधा में बात करें तो किसी पौधा के, किसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। दोनों याद रखना। अभी स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण का मतलब होता है जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प में होता है, मतलब एक ही पुष्प में परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। बात समझा? जब एक पुष्प में, मतलब एक फूलवा में जब ये प्रक्रिया होगा निषेचन, जब एक फूल में निषेचन की प्रक्रिया होगा तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और जब एक पुष्प के पराग कण और दूसरे पुष्प के पराग कोष वर्तिकाग्र, एक पुष्प के पराग कण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। पर मतलब पराया, एगो पुष्प के पराग कण रहेगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र रहेगा, इसे हम कहेंगे परपरागण। और जब एक पुष्प में पराग कोष और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र आई जब दोनों मिलेगा तो उसे हम कहेंगे परपरागण कहेंगे। तो दोनों बात ये याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बताओगे? परपरागण मतलब क्या होता है? जब किसी एक पुष्प के पराग कण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है ना तो उसको हम कहेंगे परपरागण। तो परपरागण में 2 पुष्प की आवश्यकता पड़ता है और स्वपरागण में एक पुष्प की आवश्यकता पड़ता है। बुझा? तो यहाँ से आंसर अपना लिख सकते हैं। ओके, अखिलेश कैसे हो? आगे देखो, अगला है कि द्विखंडन और बहुखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन मतलब क्या होता है? जब एक जीव का 2 भागों में जब कोई एक जीव 2 भागों में टूटता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। और जब कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए 1 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुखंडन। बताओ, द्विखंडन बहुखंडन कामना जीव में देखने को मिलता है। हेलो रहता, अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्विखंडन बहुखंडन तो प्लाज्मोडियम में मिलता है। प्लाज्मोडियम जो जीव होता है ना, इसमें बहुखंडन की भांति अपने जैसे संतान की उत्पत्ति किया जाता है। लेकिन हम पूछ रहे तो द्विखंडन विधि किस जीव में देखा जाता है? अपने जैसे, अरे क्वेश्चन तो बोल रहे था जन्नत,
आंसर नहीं बता रही हो अभी, आंसर फटफट बताया जाए। और जानते हो अखिलेश क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है यार, इतना वाईफाई लगवाओ फिर से 5G मोबाइल फिर भी नहीं हो पा रहा है, पता ना क्या गड़बड़ हो जाता है, एरिया लगता है खराब है। और उतना 100 Mbps नेट की व्यवस्था करने पर भी ये हाल है। द्विखंडन किस जीव में होता, अभी तक किसी के आंसर नहीं आया है। इसके आंसर याद रखना। कायिक जनन किससे कहते हैं, कायिक जनन, एक होता है अपरा, अपरा में कायिक जनन का अंतर होता है। कायिक जनन का मतलब होता है जब किसी जीव के, हेलो ध्यान दो, अभी तक कौन आंसर नहीं बताया। अमीबा, द्विखंडन में क्या होता है, अमीबा। और कोई जीव है द्विखंडन में? एक और बात बताओ तो, और नाम में वैसा लिखा है पापा जी, गया कैसा नाम लगता है। अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, हाइड्रा, ये कौन होता है, द्विखंडन होता है। कौन होता है, द्विखंडन। अब ना फटाफट आंसर बता रहे हो, चलो। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, मुकुलन, मुकुलन बताओ तो, मुकुलन विधि से जनन, मुकुलन विधि से अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कामना जीव में होता है। अगर कहा जाए मुकुलन विधि से, जनन की कई विधि होता है, ऑल लैंग्वेज जनन में देखोगे ना तो कई विधि होता है, उसमें बताना होगा मुकुलन जो विधि होता है, मुकुलन, तो मुकुलन विधि से कामना जीव में संतान उत्पन्न किया जाता है। अंजलि अमीबा कह रही है, लेकिन आंसर सही जा रहा है, क्या होगा, अखिलेश कोशिका, कोशिका थोड़ी यहाँ होगा, वो जीव की नाम लिया जा रहा है, जीव जीव जीव। तो मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है ना। अरे यार मुकुलन किस में होता है, मुकुलन ना ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, अपने एक शरीर के अंग को तोड़ देता है, एक नया जीव का उत्पत्ति कर देता है। तो मुकुलन की प्रक्रिया देखोगे तो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। चलो ठीक है, जनन क्या ठीक ठाक जा रहा है आंसर। कायिक जनन किससे कहते हैं, कायिक जनन, देखो जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपने अंग का खंडन करके एक नए जीव का उत्पत्ति करता है, तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक मतलब अपने काया को काट कर एक नए जीव का पैदाइश करता है, उसको कायिक जनन कहते हैं। जैसे देखना ना, कोई पेड़ पौधा ऐसा होता है ना, कोई पेड़ पौधा वहाँ के एक अंग काट कर उस अंग को रोक दोगे ना, लगा दोगे तो फिर से नया जीव पैदा हो जाता है, इसी को हम कायिक जनन कहते हैं। काया मतलब होता है शरीर, किसी जीव के शरीर के अंग को काट कर एक नया जीव की पैदाइश करना कायिक कहलाता है। अभी कायिक देखोगे ना, जैसे बेहाया देखो, बेहाया पौधा देखे हो, इसके अलावा गुलाब के पौधा भी हो जाएगा। बहुत से ऐसे पौधा होते हैं ना जिसका अंग काट कर, जैसे मान लो शाखा काट दिए हो, शाखा काट कर दूसरे जगह लगा दोगे तो एक नया फिर से पौधा का उत्पत्ति हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कायिक कहते हैं। काया को काट कर एक नए जीव की उत्पत्ति करना कायिक कहलाता है, समझे। चलो तो कायिक हो गया। अपरस में तो अपरा किसे कहते हैं, देखो इससे प्यार से भोजपुरी में इसे हम मतलब अलग नाम से जानते हैं। जैसे कोई जीव होता है, जब संतान उत्पत्ति कर देता है ना, तो संतान उत्पत्ति करने के बाद जो गर्भाशय से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी को आपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपरा। तो आपरा क्या होता है, आपरा एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो किसी मादा जनन अंग के द्वारा संतान उत्पत्ति करने के बाद निकलता है, उसी को आपरा कहते हैं। भोजपुरी में इसे झाड़ कहा जाता है, समझ रहे हो। ईस्ट, अब सही जा रहे हो। तो आपरा समझ लिया क्या है, आपरा क्या बताओगे, आपरा कह देना। आपरा एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो किसी मादा जनन अंग के द्वारा संतान उत्पत्ति करने के बाद निकलता है। तो जब संतान उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद से देखना, जो मादा जनन अंग क्या करती है, बाहर फिर से मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ निकालती है। जैसे बकरी को देख लेना ना, बकरी वो संतान उत्पन्न कर देती है, जैसे कौन बच्चा पैदा कर दिया, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद से देखोगे उसके योनि से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसी को हम आपरा बोलते हैं। चलो आगे देखो,
इसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर दे देगा ना, समझे एकदम सही जा रहे हो। चलो ठीक है, मस्त। हाँ वही है आपका, समझ तो रही हो। ये क्वेश्चन बताओ तो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, संलयन को मतलब मानो तो मिश्रण, मिश्रण तो क्या बताओगे। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलता हो तो उसे क्या बोलते हो। किसी बंदे को पता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। चलो हमने आपरा नहीं समझ रहे, लेकिन सब बुझ रहा है आपरा क्या चीज होता है ना। इसका आंसर बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर किसी बंदे को पता है तो मुझे बता दो। इसका आंसर किसी बंदे को भी पता है तो बताओ, क्या जानते हो। निषेचन, वाह क्या बात है, निषेचन एकदम सही बोले हो। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया कहलाता है। आगे देखो मासिक स्राव किसे कहते हैं। देखो मासिक स्राव से देखो क्वेश्चन पूछेगा, मासिक स्राव महिलाओं में कितने दिन पर आता है। मासिक स्राव को देखो कोई नाम से इसे जानते हैं, रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं, रजोधर्म, रजोधर्म याद रखोगे। इसी को एमसी भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल सर्किल इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। मासिक चक्र को एमसी या मासिक स्राव, मासिक चक्र, एमसी, मेंस्ट्रुअल सर्किल एक के नाम है, ठीक है। अब देखो जब किसी महिला में, चलो अगला क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मासिक चक्र किसे कहते हैं तो कह देना जब किसी महिला में 28 दिन के बाद उसके आंतरिक हार्मोन के द्वारा जो परिवर्तन देखा जाता है मादा जनन अंग में, जब किसी महिला के मादा जनन अंग में हार्मोन की वजह से जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को मासिक चक्र या मासिक स्राव के नाम से जानते हैं। मासिक चक्र क्या होता है, महिला के हार्मोन की वजह से 28 दिनों के बाद, 28 दिन पर या 28 दिनों के बाद उसके शरीर में जो परिवर्तन देखा जाता है उसी को हम मासिक चक्र कहते हैं, जिसके माध्यम से ब्लड का स्राव होता है। मासिक चक्र में क्या होता है, ब्लड का स्राव होता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, मासिक चक्र किसी बंदी को, जैसे मान लो ये कोई है, बहुत प्यारी लड़की है, इस लड़के पहली बार मासिक आएगा ना, पहली बार मासिक आता है तो उसे क्या कहते हैं, पहला एमसी आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बोलो। अगर कोई बंदा अगर कॉन्सेप्चुअल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा ना तो उसे पता होगा जब किसी महिला को पहली बार एमसी आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और जब किसी महिला को अंतिम बार एमसी आएगा, अंतिम उसके बाद कभी नहीं आएगा, अंतिम जो मेंस्ट्रुअल सर्किल आता है तो उसको क्या कहते हैं, आप पहली बार को क्या कहते हैं। आंसर क्या हुआ, मीनार्की, मीनार्ची, उसी को मीनार्की कहते हैं। पहली बार आता है तो उसे मीनार्की बोलते हैं, मीनार्की। बहुत बढ़िया। तो आप नाम चेंज कर दो यार, वो नाम लेने में हमें दिक्कत हो रहा है। और अंतिम बार जब आएगा तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, उसको कहते हैं मेनोपॉज, मतलब एकदम पॉज हो गया, रुक गया है। सर आदमी के तब किस तरह होता है, महिला में होता है सब परिवर्तन। पहली बार आएगा मेंस्ट्रुअल सर्किल तो उसे मीनार्की या मीनार्ची कहा जाता है, और जब अंतिम बार आएगा तो उसे मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। ये परिवर्तन कितना दिन पर होता है, 28 दिनों पर देखने को मिलता है, 28 दिनों पर देखने को मिलता है। एमसी पर कंट्रोल करने वाले रजनोधर्म। चलो ठीक है। अरे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मासिक चक्र में, मासिक चक्र को नियंत्रण कौन करता है, तुम बताओ तो नियंत्रण कौन करता है। और नियंत्रण आपसे पूछा जाए, ऐसा कोई महिला में कोई ना कोई हार्मोन होगा जो मेंस्ट्रुअल सर्किल को नियंत्रण कर रहा होगा, तो मेंस्ट्रुअल सर्किल को नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण क्या बताओगे, कौन हार्मोन नियंत्रण करता है। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है रिलैक्सिन। तो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है वो नियंत्रण करने के काम करता है। दूसरा बात ये बताओगे कि महिला के जो अंडाशय से जो अंडा निकलता है वो कितने दिनों पर अंडोत्सर्ग होता है। तो ऑब्जेक्टिव अगला क्वेश्चन बनेगा अंडोत्सर्ग,
अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कितने दिनों पर होती है, बताओ तो। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कितने दिनों पर होती है, बोलो। इसका आंसर बता सकते हो, अंडा का उत्सर्जन कितने दिनों पर होता है। इसका आंसर क्या होगा, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कितने दिनों पर होता है, तो आंसर होगा फिक्स आंसर बता दो, हम ऑप्शन दे देते हैं तुम्हें। 7 दिनों पर, 14 दिनों पर, 21 दिनों पर, 28 दिनों पर। बताओ जो अंडा का उत्सर्जन होता है ना वो कितने दिनों पर होता है, दिन के नाम पूछा जा रहा है। अगर सप्ताह पूछेगा तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हम बता दें अंडा का उत्सर्जन ना, हम बता दें आपको 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मानो तो 2 सप्ताह के मतलब होता है 14 दिनों पर अंडा का उत्सर्जन होता है, याद रहेगा। चलो चलो ठीक है। अब देखो पुष्प के अनुदैर्घ्य कांट का नामांकित चित्र बनावे, ये क्वेश्चन देखो तो 6वां पाठ में पढ़ाया गया है, जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। पुष्प बना लेना, उसके अंदर जो जो गतिविधियां होता है सबको इस बारे में लिखोगे, लिख लेना अपना, ठीक है। अगला देखो हीरा ग्रेफाइट में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से देखो तो केमिस्ट्री क्लास होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि हीरा जो होता है ना, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। हीरा ग्रेफाइट दोनों, हीरा कार्बन, बताओ हीरा और ग्रेफाइट में से मतलब दोनों में से बताना कौन विद्युत का सुचालक होता है। अगर किसी बंदे को पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। 28 दिन पर अंड उत्सर्जन थोड़ी होता है पहला, 14 दिन पर अंडा का उत्सर्जन होता है। 14 दिन के अंदर में यदि किसी 14 दिन के अंदर में 14 दिन के आसपास से 1 दिन 2 दिन एने उन्हें यौन संबंध करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ओके, ये बात एकदम जायज है, अच्छी बात है। मतलब अगला क्वेश्चन ये है कि हीरा की बात करो। हीरा विश्व के सबसे कठोर पदार्थ है, पदार्थ है बोले हैं, तत्व तो नहीं कह रहे हैं। अगर तत्व तो कहोगे सबसे कठोर तत्व तो प्लेटिनम हो जाता है, सबसे सघन तत्व तो कहा जाए तो ऑस्मियम हो जाता है, ऑस्मियम। और ऑस्मियम के परमाणु संख्या देखोगे ना तो 76 होता है। कितना होता है, 76। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है हमारा कि हीरा और ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला लोहे के परमाणु संख्या कितना है, तो सबसे पहली संख्या लोहा के परमाणु संख्या की बात करोगे ना तो लोहा का संकेत Fe होता है, इसको आयरन बोलते हैं, IRON आयरन बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या होता है 26। कितना होता है, 26 होता है। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल पता है क्या होता है, पीतल देखो तो एक मिश्र धातु होता है। हेलो सत्येंद्र बाबू, पीतल बताओ तो पीतल कौन धातु होता है। तो देखो पीतल देखो ना, पीतल का अगर बात करोगे तो पीतल में मिश्रण होता है। कौन कौन, एगो ट्रिक याद रखना, पिताजी, पिताजी मतलब पी से पीतल, पी से क्या होता है पीतल, पीतल। और ता से क्या होता है, ता से होता है तांबा, ता से होता है तांबा, ओके। और जी से होता है जिंक, जी से क्या होता है जिंक। जब तांबा और जिंक दोनों आपस में मिलता है तब जाकर पीतल का निर्माण करता है, समझा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा पीतल का निर्माण किन 2 धातु के मिलन से होता है। पीतल का निर्माण कामना धातु से मिलकर बनता है। तो क्या बताओगे, पीतल का निर्माण तांबा और जिंक दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए कौन है बाबू, मिश्र धातु है। कौन बताओगे, पीतल एक प्रकार के मिश्र धातु होता है। अगला ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन देखोगे ना, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव बन जाता है। हेलो ध्यान दो, द्रव बनने वाला 2 धातु होता है। द्रव बनने वाला कितना धातु होता है, 2 गो। एक कमरे के तापमान पर द्रव बनने वाले धातु कौन कौन है। देखो कमरे के तापमान पर द्रव और धातु में बोला जाए, धातु में तो बताओगे पारा। क्या होता है बाबू, पारा, याद रखोगे पारा। अगर अधातु पूछा जाए, अधातु तो बताओगे ब्रोमीन। क्या बताओगे, ब्रोमीन बताओगे, ब्रोमीन। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरा के तापमान पर द्रव बन जाता है। तो अधातु कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर, मतलब जैसे एक रूम के गर्मी जितना होता है ना, उस गर्मी में भी यदि अधातु को रख दोगे वो एकदम पानी बन जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो लोहा है ना,
तो लोहा इस गर्मी में रखने पर लोहा नहीं ना पिघलता है, लेकिन जो ब्रोमीनवा है ना ये पिघल जाता है, एक अधातु पिघल जाएगा। अगर धातु में पूछा जाए तो धातु में पारा पिघल जाता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के गर्मी पर, कमरे के टेम्परेचर पर पिघल जाता है, पानी बन जाता है। और अधातु ब्रोमीन ऐसा होता है जो कमरे के टेम्परेचर पर पिघल जाता है। तो दोनों बात आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि याद रखोगे, ठीक ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, निम्न में से किसे चाकू से काटा जाता है। हल देखो दुलार वाला क्वेश्चन आता है सब। पर बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा धातु होता है जिसे चाकू से काटा जाता है। कोई ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता हो। ऐसा कोई धातु है जिसे चाकू से काटा जाता हो। चाकू से काटे जाने वाले जो धातु होता ना है वो होता है सोडियम। क्या होता है, देखो दो होता है चाकू से काटे जाने वाले धातु के नाम 3 गो होता है। एक होता है लिथियम, एक होता है लिथियम, एक होता है सोडियम, एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम, एक होता है पोटेशियम। ओके, तो तीनों के तीनों ना चाकू से काटा जाता है। तो देखो ना तो सोडियम इसमें दिया है, सोडियम सबसे जल्दी से कटता है सोडियम, और सोडियम नहीं होगा तब जाकर लिथियम या पोटेशियम लगाओगे। तो ना तो सोडियम है ना ही पोटेशियम है, तो हमारा लिथियम आंसर हो जाएगा यहाँ। लेकिन चाकू से काटे जाने वाले जो बिहार बोर्ड जो पूछता है ना, ज़्यादातर वो सोडियम देता है। ऑब्जेक्टिव में क्या देगा, सोडियम। याद रखोगे। तो कौन सा ऐसा धातु होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो बताओगे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो जो ऑप्शन में होगा तीनों में से उसे लगाओगे। मान लो तीनों दे दिया तो सभी लगाओगे, ठीक है। अब मान लो कि हाइड्रो को दिया है तो सबसे जल्दी से कौन कट जाता है, सोडियम। सोडियम सबसे जल्दी से कट जाता है। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। देखो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। देखो कार्बन के ना 3 गो अपरूप होता है। कार्बन के मुख्य रूप से कार्बन का 2 गो अपरूप होता है, एगो हीरा एगो ग्रेफाइट। जैसे बिहार बोर्ड में देखो तो बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन को लेकर बोलता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 गो होता है। ऐसे तो शाब्दिक रूप से देखो तो ओवरऑल 4 गो होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में 2 गो मान्यता होता है, एगो हीरा एगो ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट 2 गो बताओगे। तो हीरा एगो कठोर पदार्थ होता है और ग्रेफाइट देखिएगा तो मुलायम होता है और इसमें विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत आसानी से प्रवेश कर सकता है। बात बुझा ना। चलो आगे बढ़ो। आभूषण बनाने वाले सोना होता है। देखो आभूषण मानो तो आभूषण मतलब ज्वेलर्स, जो घर की जो माँ बहनें जो होती है ना, गहना गुड़िया जो पहनती हैं उसको आभूषण कहते हैं। तो आभूषण कितने कैरेट से बनाया जाता है, आभूषण कितना कैरेट से बनाया जाता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट और 15 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट बताओ जल्दी से। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट की आवश्यकता पड़ता है। कितना, देखो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। हेलो ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण जब बनता है, पहनने वाले आभूषण जब बनता है तो 24 कैरेट नहीं बनाया जाता, 22 कैरेट का बनाया जाता है। 22 कैरेट बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। तो दोनों बात ये याद रखना। खनिज और अयस्क में अंतर लिखें, तो 2 नंबर में अंतर बाबू लिख लेना। सोडियम को किरासन के तेल में क्यों डुबाया जाता है, भी नोट्स जो दिया गया ना ये सब आंसर उसमें लिखवाया गया है, तो उस नोट्स को एक बार पढ़ो, आसानी से बना लोगे। सोडियम को किरासन के तेल में इसलिए डुबाया जाता है क्योंकि सोडियम उच्च क्रियाशील धातु होता है, स्वतंत्र अवस्था में आने के बाद ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे नमी में रखा जाता है, किरासन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। देखो एक और क्वेश्चन इस पर बनता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने के बाद स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने के बाद आग लग जाता है। जैसे मान लो ये किसी का हाथ है, इस हाथ पर हम सोडियम रख दिए हैं। क्या रखे हैं बाबू, इस हाथ पर हम सोडियम रख दिए हैं। सोडियम मान लो ललका सोडियम है,
अभी सोडियम जैसे स्वतंत्र अवस्था में ऐसे रखोगे ना तो हवा से ऑक्सीजन से अब क्रिया करके इतना तेजी से आग पकड़ लेगा ना, इतना तेजी से आग पकड़ लेगा, हाथ ही जला देगा। इसलिए इसे नमी में रखा जाता है। चलो आंसर तो याद रखोगे, आसानी से याद कर सकते हो। तो इनमें से कौन रंग है जो खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? बताओ तो। ये 4 को ऑप्शन जो दे रखा है, बैजानी हाथी नाला में से एक कोई ऑप्शन होता है जो खतरे के प्रयोग में, खतरा जो होता है ना, खतरा के सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है। खतरा का संकेत क्या होता है? खतरा का संकेत तो लाल होता है ना, रेड कलर होता है। खतरा का संकेत क्या होता है? वो रेड कलर होता है। खतरा का संकेत क्या होता है? रेड। खतरा का संकेत क्या होता है? लाल। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में ये तो पूछेगा खतरा का संकेत क्या होता है, ये आंसर लगाओगे लाल। लेकिन अगर 2 नंबर में ऐसे कुछ पूछ ले कि खतरा का संकेत लाल को ही क्यों माना जाता है, खतरा का संकेत लाल ही होता है आखिर क्यों, तो 2 नंबर में कोई जवाब दे सकता है खतरा का संकेत लाल ही क्यों होता है, पीयर या बैगनी या अन्य कलर क्यों नहीं होता है? सतेंद्र जी, खतरा का संकेत लाल ही क्यों होता है? तो आंसर बताओगे क्योंकि लाल रंग का तरंगधर ज्यादा होता है, विचलन कम होता है, दूर से आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए खतरा का संकेत लाल होता है। याद रखोगे? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, स्पेक्ट्रम में तो स्पेक्ट्रम प्रिज्म में से जब गुजारोगे ना, प्रिज्म में से जब भाई गुजारोगे तो 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन 7 रंगों को जिस पट्टे पर प्राप्त किया जाता है इसे हम कहते हैं वर्णपट। जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को जिस पट्टी पर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट, वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पट्टी, पर्दा। तो रंग के जो पर्दा प्राप्त होता है उसी को वर्णपट कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूर से देख, तरन कह रही है डीर से देखा जाता है। वाह तरन, दूर से लिखने चाहिए लिखिए डीर से देखा जाता है। अरे क्या बात करती हैं। हाँ, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कांच के सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, क्या बताओगे? स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो किस प्रकार के चीज की आवश्यकता होती है? तो सुनीता यादव के आंसर है डी मानो तो प्रिज्म। सराहनीय आंसर है प्रिज्म, यही प्रिज्म है। आज खतने के बाद बता दो, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? सतह बताओ तो, कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? इसका आंसर तो डायरेक्टली आता है, सबको पता है, हमें पता है। प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो आंसर क्या लगाओगे? एक बार कमेंट सेक्शन लिख दो, प्रिज्म में सर जी बहुत तेज भूख लगा। भाई चट्टा कहीं के भूख लगा, आते आते खाओ 10 बजे वाले। तो प्रिज्म में कुल कितने सतह होता है, क्या बताओगे? प्रिज्म में कुल, आए तरन होगा, कोई बात नहीं, होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो दूर का दीर लिखा जाता है, ठीक ना? होता है। चलो ठीक है तो ये क्या बोला गया? प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? तो जी का आंसर है 5 सतह होता है। अरे गलती होता है, कोई बात नहीं है, सबसे होता है। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मनुष्य का जो आंख होता है, मनुष्य की आंख जो होता है, तेरी आंखें झुकी झुकी, मनुष्य में जो आंख होता है, मनुष्य के जो मानव नेत्र होते हैं, उस मानव नेत्र की अगर बात करोगे तो इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मनुष्य में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? बताओ, मनुष्य में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? सर आप कैसे हैं? नूर फातिमा, मैं अरे ठीक ठाक,
मस्त बने। शमशाद गद्दी इतना लेट से आंसर दे रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। शमशाद पहले तू था कहाँ पर, ये बताओ, हिसाब करो, तू कहाँ था पहले? इसका आंसर बताओ ना क्या होगा इसका आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? अभी तक आंसर नहीं आया, दुख है। कहीं सब्सक्राइब कर दो यार। और दूसरा बात क्या हो, लाइक करो। अभी 8 गो 14-15 जुड़े हो, 8 गो आया है। बी, चलो मानव चट्टा कहेंगे, कौन बी बोल रहा है? बी थोड़ी होगा, उत्तल, हाँ उसका सही है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है ना, उत्तल लेंस ऐसे पाया जाता है। आगे बढ़ो। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। देखो ऐसे दृष्टि दोष की बात करोगे ना, दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष अमूमन 3 प्रकार का होता है। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दोष होता है। और हम बात करें दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी मनुष्य के द्वारा ना नजदीक की वस्तुएं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब खराब आंख के दृष्टि दोष कहा जाता है। अभी खराब आंख 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करोगे तब जाकर आंख ठीक हो जाता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना तो नजदीक दिखाई देता और ना ही दूर दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमें बाइफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ता है। कौन लेंस बाबू? बाइफोकल लेंस की आवश्यकता, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता हमें पड़ता है। इतना बात क्लियर कर लेना, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ता है, याद रहेगा। चलो अच्छी बात है, ये आंसर एकदम मस्त आ रहा है, बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर क्या बताओगे? 13 नंबर का क्या बता रहे हो? 13 नंबर का अभी तक उत्तर नहीं आया तुम्हारा, बताओ कैसे काम हो। 13 नंबर का उत्तर तो बता दो एक बार। अरे बोलो ना एक बार। आंसर नहीं आया अभी। 13 नंबर का उत्तर हमें चाहिए। चलो आगे बढ़ो। क्या कर रही है सुनीता? कर रही है हेलो। अरे यार अरे डीपीए तनिक देखा जाए। हाँ, तो दूर दृष्टि दोष को देखो। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और जब नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग हमें करना पड़ता है। आगे देखो, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? देखो इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष मतलब 7 रंगों में विभक्त होना। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 इंद्रधनुष इसमें देखोगे तो 7 रंगों में होता है। इन 7 रंगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। किस रूप में? प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सामान्य नेत्र की रेटिना पर, रेटिना क्या होता है? आंख जो होता है ना, आंख, ये आंख हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? जब भी ऐसे किरणें आएगी तो ये कहाँ जाकर कटता है? रेटिना पर। कहाँ कटता है? रेटिना पर। रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है ना, रेटिना पर, याद रखना, कोई भी वस्तु देखते हो ना, दुनिया के कोनो भी वस्तु अपनी आंख से देखोगे तो उस वस्तु का जो फोटो रेटिना पर बनता है, आंख के पीछे रेटिना पर। याद आ रहा है? अभी क्वेश्चन ये है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है तो बताओगे। देखो वो तो बनता है आभासी और वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, वो सीधा करके देख लेता है।
वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग हमारा क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है। क्या कर लेता है, सीधा। तो अगर कोई पूछे मनुष्य के मनुष्य के आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा फोटो बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क हमारा सीधा करके देख लेता है। ओके, चलो तो यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा है। आगे बढ़ो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूर्य किस प्रकार गोला दिखता है। सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है, सूर्य का गोला मतलब सूर्य के जो गोलाकार है ना, वो कैसा दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चिपटा, घनाकार। क्या बताओगे, इसका आंसर बता दो। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 37-38 नंबर, ये 38 नंबर का क्वेश्चन, फाइनली बता दो कितना होगा। अगर जानते हो तो बता दो, नहीं जानते तो खैर कोई बात नहीं। क्या होगा आंसर, सुनीता कर रहे हैं, भी होगा अंडाकार, मस्त बता रहे हो। स्पेक्ट्रम के रंग का झुकाव सबसे अधिक किसका होता है। देखो, स्पेक्ट्रम बोला है, स्पेक्ट्रम मानो तो है प्रिज्म वाला बात हो रहा है, तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, बोलो तो। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। देखो, लाल का तो एकदम बहुत कम झुकाव होता है, अब बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। देखो, बैगनी की तो इस सूर्य के प्रकाश तो सीधा जाना चाहता था, लेकिन सीधा न जाकर ऐसे डाइवर्ट हो गया, थोड़ा झुक गया। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा कौन झुका है, बैगनी झुका है, तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, बैगनी का, तो आंसर लगाओगे बैगनी। सबसे कम किसका झुकाव होता है, तो आंसर लाल लगाओगे। तो ये बतिया दोनों समझना, अगर सबसे कम कहे तो लाल और सबसे ज्यादा कहे तो बैगनी, याद रखोगे। ओके, बैगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अगर इसी को उल्टा कर दे, तरंगधर की बात करो, बोलो तो किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, तरंगधर, किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, सबसे कम तरंगधर किसका होता है और सबसे ज्यादा